Hello friends, welcome to my channel Unused Brain, and in this session we are continuing with the chapter Chemical Control and Integration। और हमारे आज के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो डायबिटीज मेलाइटिस बेसिकली आप सभी लोगों को ये पता होगा थोड़ा सा कि ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है जो कि इंसुलिन की हाइपोसिक्रीशन से होता है। ओके, तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो डायबिटीज का केस है ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है। ठीक है, बेसिकली ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है जो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से होती है। ठीक है, हाइपोसिक्रीशन से होती है। तो यहाँ पे क्या केस है, ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो हाइपोसिक्रीशन से होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है वो इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है, उस फीडबैक को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन, द बॉडी कांट मेक कैन नॉट मेक इनफ इंसुलिन। तो इस कंडीशन में इंसुलिन की कमी होती है। और क्या चीजें जो आपको पता होंगी डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में, कि प्रोलॉन्ग शुगर लेवल है ना, मतलब प्रोलॉन्ग हाई शुगर लेवल, शुगर लेवल जो है काफी लॉन्ग टाइम तक हाई रहता है कुछ लोगों का। ठीक है, और ऐसे केसेस में उनको डायबिटीज मेलाइटिस की शिकायत होती है और कंडीशन होती है। अब क्या रीजन है इसके पीछे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है पेनक्रियास का मैंने बना रखा है, आपको पता है ये जो सेल्स है ये एसिनर सेल्स है, एंड ये जो सेल्स है ब्लू कलर में ये है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये है हमारे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारे सेल्स होते हैं, ग्रुप में सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन वो प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीटा सेल्स की। ओके, तो यहाँ पे होते हैं ये बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स क्या करते हैं, पहले तो इसको नेम कर देते हैं। तो ये है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ठीक है, एक सेल है, और यहाँ पे ये जो सेल है ये है बीटा सेल। बीटा सेल क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस एंड रिलीज इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये भी आपको मैंने बताया था। सो इनका फंक्शन है दे प्रोड्यूस एंड रिलीज इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो ये इंसुलिन हार्मोन को प्रोड्यूस और रिलीज करते हैं, ये इनका काम है बीटा सेल्स का, राइट। इस डायबिटीज मेलाइटिस के केस में क्या होता है कि हमारे बीटा सेल पे की ऑटो इम्यून अटैक होता है, यानी कि हमारा ही इम्यून सिस्टम इन बीटा सेल्स पे अटैक करता है। ठीक है, तो सोचो ये कितना ज्यादा डेंजरस होगा हमारी बॉडी में कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को खत्म कर रहा है। ठीक है, और उनको अटैक कर रहा है। तो यहाँ पे एक ऑटो इम्यून अटैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में एक ऑटो इम्यून अटैक होता है ऑन बीटा सेल्स। ठीक है, बीटा सेल्स पे एक ऑटो इम्यून अटैक हुआ। क्या रीजन हो सकता है इस ऑटो इम्यून अटैक के पीछे। ठीक है, ड्यू टू सम साइंटिस्ट और सब रिसर्च के हिसाब से, ठीक है, कहा जाता है कि दिस ऑटो इम्यून अटैक मे बी ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशन और मे बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन। तो ये एज इसका कोई प्रॉपर नहीं मिला है अभी हमें कि कैसे ये ऑटो इम्यून अटैक होता है बीटा सेल पे। ठीक है, तो कोई प्रॉपर रीजन हमें नहीं मिला है अभी तक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मे बी द रीजन जो कि पाए गए हैं, तो यहाँ पे जेनेटिक म्यूटेशन। ठीक है, जेनेटिकली हो सकता है, और मे बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन एक ऑटो इम्यून अटैक होता है बीटा सेल पे। अब बीटा सेल पे एक ऑटो इम्यून अटैक होगा, दे आर रिलीजिंग एंड प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। वो खुश है, अभी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसको अचानक से ऑटो इम्यून अटैक हो गया। अब क्या होगा, अब ये इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो क्या होगा, लैक ऑफ
इंसुलिन हार्मोन इन बॉडी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में इस इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, ठीक है, ये ऑटोइम्यून अटैक होने की वजह से। और जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी, इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग ब्लड शुगर लेवल, राइट। जब इसकी कमी हो जाएगी तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तभी तो ये केस है डायबिटीज मेलाइटिस का, जिसको आज मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली तो मैंने आपको बता दी, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होना। सो पहला पॉइंट है द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज increases above normal level, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। नॉर्मल लेवल पे कितना होता है, किसी को कोई आइडिया? तो नॉर्मल लेवल पे होता है 80 to 100 मिलीग्राम ऑफ ग्लूकोज पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। नॉर्मल है हमारा 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। इतना ग्लूकोज लेवल बॉडी के लिए, बॉडी के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब इस केस में बढ़ कितना जाता है, ठीक है, हाई कितना हो जाता है? तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसमें हाई ये हो जाता है 150 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 150 मिलीग्राम तक ये बढ़ जाता है इस केस में। तो पहला तो हो गया ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाना। और क्या क्या चीजें होती है इसमें, ठीक है। तो इसमें होता है ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। इंसुलिन क्या कराता है? ग्लाइकोजेनेसिस करवाता है। लेकिन अब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लाइकोजेनोलिसिस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट है हमारा इट प्रमोट ग्लाइकोजेनोलिसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनोलिसिस को ये प्रमोट करता है, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। ओके, अब और क्या करता है? फैट का ब्रेक डाउन करवाता है, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑफ फैट। यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है हमारे लिए, ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए, कि हम आगे हमें खाना मिले ना मिले ऐसी चीजों के लिए। पर ये यहाँ पे नहीं है, तो अब ब्रेक डाउन ऑफ फैट होगा, ठीक है। सो प्रमोट ब्रेक डाउन ऑफ फैट। फैट भी बॉडी में कम हो गया। फैट बॉडी में कम हो जाएगा तो क्या चीजें होंगी? तो हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज भी कम हो जाएंगी। सो एक और चीज होगी इससे, ठीक है, डिक्रीज इन तो हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बनती हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इन कीटोन बॉडीज, ठीक है, इंक्रीज इन कीटोन बॉडीज, ठीक है। अब हमारे ब्लड में कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा आ गई हैं, ठीक है। कीटोन बॉडीज एक एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। कीटोन बॉडीज बेसिकली थोड़ा सा एसिडिक मॉलिक्यूल होता है, तो ये हमारे ब्लड को एसिडिफाई कर देता है और इस कंडीशन को कीटो एसिडोसिस कहते हैं बच्चों। ये आप नोट कर लेना ध्यान से। तो कीटो एसिडोसिस कंडीशन यहाँ हमारी बॉडी में हो जाते हैं, कीटो एसिडोसिस, बिकॉज दिस कीटोन बॉडीज आर acidic molecule and they acidify the blood. Okay, कीटोन बॉडीज भी इंक्रीज होगी। और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? चलिए एक और चीज, अब यहाँ पे होता है ग्लाइकोस्यूरिया जैसी कंडीशन क्रिएट होती है। तो यहाँ पे होता है ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया क्या है? एलिमिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब हमारी बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल काफी अमाउंट तक बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि कभी भी ब्लड में, मतलब यूरिन में हमारा ग्लूकोज नहीं जाता, वो जाता है, वो फिल्टर होके जाता है, ठीक है, उस फिल्ट्रेट में, लेकिन वो वापस से रीअब्सॉर्ब हो जाता है। लेकिन अगर बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल इतना ज्यादा है तो हमारा मैकेनिज्म उसे वापस से पूरी तरह रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा और कुछ अमाउंट में ग्लूकोज जो है वो ब्लड में, यूरिन में एलिमिनेट होता रहेगा। तो ग्लाइकोस्यूरिया कंडीशन क्रिएट होगी, इट मींस एलिमिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन
ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन। ठीक है, तो बच्चों पहली कंडीशन ये होगी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक और कंडीशन क्रिएट होगी इस डायबिटीज मेलाइटस में, जिसको डाययूरेसिस कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड है डाययूरेसिस। डाययूरेसिस मतलब यूरिन आउटपुट बढ़ जाना, तो इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो इस केस में इंक्रीज इन यूरिन आउटपुट। क्यों ये होगा, देखो इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मोर एंड मोर ग्लूकोज अब यूरिन में जा रहा है। ठीक है, तो यूरिन का जो है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन वो वहां पे प्रेजेंट है, तो क्या होगा, इट ड्रॉस मोर एंड मोर वाटर इन द यूरिन। ठीक है, थ्रू ऑस्मोसिस, तो वो अपने पीछे वाटर को भी वहां खींचेगा, तो डाययूरेसिस जो है वो कंडीशन क्रिएट होगी और यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मली कितना होता है, ठीक है, नॉर्मली होता है 1.5 to 1.8 लीटर पर डे। ठीक है, इस केस में कितना बढ़ जाएगा, 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे ये इंक्रीज हो जाएगा 10 टाइम्स, 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब कौन सी कंडीशन क्रिएट होगी, अब इससे रिलेटेड एक और कंडीशन, ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। ठीक है, पॉलीडिप्सिया क्रिएट होगी। पॉलीडिप्सिया क्या होता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब इंक्रीज इन थर्स्ट। ठीक है, और ये बहुत इजी है, इसका रीजन आपको भी पता होगा, इंक्रीज इन थर्स्ट का, क्योंकि अब इतना ज्यादा वाटर बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है, तो प्यास तो लगेगी ना बार बार, तो पॉलीडिप्सिया कंडीशन क्रिएट होगी, बार बार प्यास लगेगी बहुत इस कंडीशन में, बहुत पानी पीने का मन करेगा। ठीक है, तो पॉलीडिप्सिया कंडीशन। और क्या होगा, कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो हमारी कीटोन्यूरिया कंडीशन क्रिएट होगी। कीटोन्यूरिया में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन। अभी मैंने आपको बताया कि बॉडी में कीटोन बॉडीज, ब्लड में कीटोन बॉडीज बढ़ जाएंगी, तो वो यूरिन में भी एलिमिनेट होने लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन, यूरिन में भी ये कीटोन बॉडीज आने लगेंगी। और क्या क्या चीजें हो जाएंगी, अब एक और कंडीशन क्रिएट होगी जिसको पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया भी हो जाएगा। पॉलीयूरिया क्यों होगा और क्या होता है, पॉलीयूरिया का मतलब है इंटरवल ऑफ यूरिनेशन रिड्यूस्ड। ठीक है, यानी कि जो इंटरवल होगा यूरिनेशन का, ठीक है, वाटर एक्सक्रीट आउट करने का, यूरिन एक्सक्रीट आउट करने का, वो इंटरवल कम हो जाएगा, यानी कि बार बार हमें ऐसा फील होगा, यूरिन एलिमिनेट करने जैसा फील होगा, यूरिन एक्सक्रीट करने जैसा फील होगा, तो इस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। ठीक है, so interval of urination reduced। ठीक है, तो यूरिनेशन का जो इंटरवल है वो भी कम हो जाएगा। ये सारी चीजें डायबिटीज मेलाइटस में होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ठीक है, अब ये जो काफी सारी कंडीशन है, इसमें डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्रिएट हो रही है कि हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो रही है, बॉडी ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ पे द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ, ठीक है, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस एंड हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट से क्या होगा, पेशेंट जो है डायबिटिक कोमा में भी जा सकता है। तो ये वर्स्ट केस है, अगर ये बहुत टाइम तक चलता रहा और वो किसी मेडिकेशन पे नहीं है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजों की वजह से पेशेंट डायबिटिक कोमा में जा सकता है। तो यहाँ पे पेशेंट को हो सकता है डायबिटिक कोमा जैसी कंडीशन। ठीक है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं इसके वर्स्ट केस में। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब होता है, 14 नवंबर, ये भी आप याद रखना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द वर्ल्ड डायबिटीज डे, जो कि है 14 नवंबर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है,
अभी थोड़ी सी जगह भी नहीं बची है बोर्ड पे तो आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट हाँ ट्रीटमेंट से रिलेटेड मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं जो कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं which is under the skin of एब्डोमेन, ठीक है, हमारे एब्डोमेन रीजन में, ठीक है। क्योंकि बच्चों इंसुलिन को हम ऐसे अगर खाएंगे, ठीक है, इसकी मेडिकेशन लेंगे तो वहां पे वो डाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो हार्मोन है प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो इसका डाइजेशन हमारे स्टमक में हो जाएगा और इसका कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडर द स्किन ऑफ एब्डोमेन। दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड इसका जो डोज है, ठीक है, डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि अगर इसका डोज बहुत कम हुआ, ठीक है, अगर ये बहुत कम हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, नो इफेक्ट। और अगर इसका डोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो पर्सन कोमा में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ जो कि इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज से रिलेटेड है, ठीक है। उस केस में क्या होता है, तो दूसरी तरह की होती है हमारी इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज, ठीक है। अब ये जो इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज होती है, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन तो नॉर्मली रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसुलिन नॉर्मल है हमारी बॉडी में, ठीक है, लिख देती हूँ। तो इस कंडीशन में इंसुलिन इज नॉर्मल, तो प्रॉब्लम क्या होती है, बट इट इज नॉट एबल टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ठीक है। तो बस यही बात है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज से रिलेटेड, ठीक है। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बाकी इसका जो रिलीज है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। अब नीड से रिगार्डिंग नीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं नीट के। सबसे पहला क्वेश्चन है, टू पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा साधा आंसर है डाइसल्फाइड ब्रिजेस, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन के स्ट्रक्चर में दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, चेन ए और चेन बी। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर स्टडी किया हो डिटेल में तो वहां पे होते हैं बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस जो उनको लिंक करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है डाइसल्फाइड ब्रिजेस, आंख बंद करके लगा देना। दूसरा, मैच द फॉलोइंग हार्मोन विद रिस्पेक्टिव डिसीज। सबसे पहला है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन के बारे में अभी बात हुई है। डायबिटीज मेलाइटस ये एक इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज है क्योंकि ये इसके लैक की वजह से होती है, ठीक है। इंसिपिडस एक इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज है, ठीक है। तो इंसिपिडस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका है ई, फर्स्ट का ई। सेकेंड, थायरॉक्सिन इज अ हार्मोन, ठीक है। कहाँ से ये सिक्रीट होता है, ये रिलीज होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। ड्यू टू द लेस इनटेक ऑफ आयोडीन इन डाइट, इस हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हो जाता है, यानी कि बॉडी से कम निकलने लगता है। आयोडीन नहीं लेंगे, बॉडी से कम निकलेगा, अब ये बॉडी से कम निकलेगा, इसका हाइपोसिक्रीशन होगा। इसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होगी जिसको क्वाइटर कहते हैं, ठीक है। नेक रीजन पूरा ऐसे बल्जी फूल जाता है, ठीक है, स्वेल हो जाता है पूरी तरीके से, ठीक है। एडेमा कंडीशन क्रिएट हो जाती है नेक रीजन में। ये भी मेरे लेक्चर्स में आप इसको जाके देख लीजिएगा, इसकी वीडियो है थायरॉक्सिन से रिलेटेड। तो थायरॉक्सिन का है हमारा डी, सेकेंड का डी। थर्ड, कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अब बच्चों कॉर्टिकॉइड्स में, ठीक है, आप कॉर्टिकॉइड्स हमेशा एडिसन डिसीज से देखना, ये याद रखना, कॉर्टिकॉइड रिलेटेड एडिसन डिसीज से। अब बात होती है कैसे, कॉर्टिकॉइड में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं। ये तीनों जब कम सिक्रीशन होता है, जब इनका हाइपोसिक्रीशन होता है, तब ये डिसीज कॉज होता है एडिसन डिसीज। एडिसन डिसीज पे भी पूरा वीडियो लेक्चर है, जाके वहां देख लीजिएगा। तो कॉर्टिकॉइड्स की डिफिशियंसी से एडिसन डिसीज होता है। थर्ड का है ए। फिर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। बाकी सारे कट गए, क्या बचा,
एक्रोमेगेली। ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड है एक्रोमेगेली से। एक्चुअली ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन की वजह से, हाइपर की बात करें मैं इसके, हाइपर सिक्रीशन की वजह से, हाइपर सिक्रीशन, बाकी सब इसका हाइपो है, हाइपोसिक्रीशन, इसका भी हाइपोसिक्रीशन एंड इसका भी हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। इसके हाइपर सिक्रीशन की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है जिसको एक्रोमेगेली कहते हैं। ये एडल्ट स्टेज में क्रिएट होती है, ठीक है। और अगर हाइपोसिक्रीशन की बात करी जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो उस कंडीशन को एक्रोमाइग्रिया कहते हैं, वो भी एडल्ट स्टेज में होती है, ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी एक पूरा वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड एक्रोमेगेली, जो कि सी है इसका आंसर, फोर्थ का सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख रहा है पूरा, ठीक है। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम ग्लूकागॉन को स्टार्ट करेंगे।